और तमाम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। चंचल यादव प्रवक्ता सपा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशीष तिवारी बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि यूपी में सपा की सरकार आएगी और उधर दिल्ली गिर जाएगी, यानी कि उनका सीधा इशारा केंद्र सरकार की तरफ था कि यहां सपा आई और उधर दिल्ली में केंद्र सरकार की सत्ता गई। क्या कहेंगे? यादव जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और अखिलेश यादव जी जानते हैं कि राजनीति अब उनके शायद बस की नहीं रही है, तो वो इस तरीके से अब भविष्यवाणी करने का जो काम है उस ओर वो बढ़ चले हैं। उन्होंने शायद, मुझे लग रहा है, डिग्री भी ले ली होगी अभी तक ज्योतिषाचार्य की, क्योंकि उनको सब पता है कि 2027 में कहाँ क्या होगा, फिर कैसे सरकार गिरेगी, कैसे बनेगी। क्योंकि ये बड़ी बचकानी सी बातें लगती है कि उत्तर प्रदेश की जो चुनाव होना, उसमें एक तो समाजवादी पार्टी आ रही है, किस बेस पर आ रही है ये बिल्कुल भी नहीं पता। इन्होंने ऐसा क्या किया? लगातार उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने 2 बार इनको मुंह की खानी पड़ी है इनको। और इनके जो ये बताते थे कि हमने बहुत विकास करा है यूपी में, यूपी की जनता ने बताया है कि आपने सिर्फ अपने बातों में विकास करा, लेकिन आपने धरातल पर कोई विकास नहीं करा। और वही भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश में सड़कों की जाल की बात हो, रेलवे लाइन के बढ़ने की बात हो, व्यवसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी तरीके के आप विकास की बात कर ले, किसी भी योजना की बात कर ले, जो आम जनमानस तक, जो व्यक्ति अंतिम पायदान में खड़ा हुआ है समाज का, वहां तक की जो व्यवस्थाएं करी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो उसको 2027 में जनता वोट देगी या फिर उनको देगी जो सिर्फ अपनी बातों में विकास दिखाते रहे, बनाते रहे, जिनके लिए विकास सिर्फ सैफई हुआ करता था, बाकी के जितने भी जिले हुआ करते थे वहां नहीं। और आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरे जिले जितने उत्तर प्रदेश में हैं, उन सब जगह पर विकास की गंगा बह रही है। हर जगह आप एक्सप्रेसवे देख लीजिए, कितने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। तो इसके दम पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जो जनता है वो बार बार जिताने का काम कर रही है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी वो अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी बातों पर ताली बजाया करते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, लास्ट में ये सिर्फ वही कहेंगे कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम खराब है और संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने प्रयोग कर लिया। इसके अलावा वो कुछ नहीं कह पाएंगे, इतना तो तय है। ठीक है चंचल जी, अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या अखिलेश यादव ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं क्या, जो इस तरीके से प्रिडिक्शन वो एक के बाद एक दे रहे हैं। इसी के साथ अगर अखिलेश यादव इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आती है तो केंद्र सरकार गिर जाएगी, किस बेस पर वो कह रहे हैं, क्या बेसिस, किस बेसिस पर वो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात को? क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हम लोगों ने धरातल पर आने का काम किया। जो लोग 400 का सपना देख रहे थे उसको 240 पे सिमटना पड़ा। अगर कुछ बेईमानी नहीं करते तो शायद वो सत्ता में नहीं होते। मैं और एक बात और करना, जो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी, जो इनके 2 प्रमुख घटक दल हैं, वो आपने देखा होगा कि आंध्रा में टीडीपी और दूसरा बिहार में जो है आपका जेडीयू। इसके अलावा जो छोटे छोटे घटक दल, वो इस बात को जो है इंतजार करे बैठे हैं कि कब मौका मिले और इन झूठे लोगों को हमें सत्ता से बाहर करना है। आप अभी हमारे आशीष भाई कह रहे थे कि पार्टी के कार्यकर्ता तो ताली बजाते हैं। मैं कई बार ही सोचता हूं कि बीजेपी के जो नेता कोई बात रखते हैं तो बेचारे बीजेपी कार्यकर्ता तो बेचारे अपना माथा पीटते हैं। आप बताओ, कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप मुझे बताओ क्या हुआ? बीजेपी है तो संकट है, मोदी है तो संकट है। आज बताओ, आज डीजल पेट्रोल के हालात क्या हैं, गैस के हालात क्या हैं? आप बताओ, आज के समय में हमारा जो प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु बनने चले थे, आज पूरी दुनिया में अगर आप बात करो, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरी दुनिया का एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा मिला। पूरी दुनिया के भ्रमण कराए, पूरा दुनिया का भ्रमण प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप बताओ कितने पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में। खासकर आप बताओ कि ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हो रहे। अभी आपने देखा होगा नीट का परीक्षा लीक हुआ, अभी आपने देखा किस तरीके से बड़े पैमाने पे सीबीएसई बोर्ड में बेईमानी हुई, अभी लेखपाल भर्ती में बेईमानी हुई,
अभी कल एसएससी जीडी का प्रयागराज में तो एक कमरे में बाकायदा जो है वहां कुछ खास वर्ग के लोगों को परीक्षा कराई गई, उसमें जो है पेपर लीक हुए, पूरी सूचना आई। अब देखो इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी का आप इमेजिन कर सकते थे क्या? इस उत्तर प्रदेश में बिजली आ नहीं रही है, हम लोगों को गाड़ी में बैठ के डिबेट करनी पड़ रही है। रात में 1 बजे मैं गांव में हूं, आशीष भाई गांव में हूं। अब पता नहीं कैसा आप लोगों ने ऊर्जा मंत्री बना रखा है, बिजली मंत्री बना रखा है, जो ना जाने क्या क्या बोलते हैं, कहते क्या है। गुजरात से आए हुए हैं, उनको यहां से पैरासूट से लाया गया और अपने उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने के लिए लाया गया। ये कौन नहीं जानता है कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, दिल्ली वाला इंजन और उत्तर प्रदेश वाला इंजन। और मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से और पूछना चाहता हूं, आप बताओ कौन से सेक्टर में आपने काम किया? जिस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, आप बताओ हमारा एक आईटीबीपी का जवान, जिसकी वजह से हम लोग अपने घर में सुख चैन की नींद सो पाते हैं, जो हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, वो हमारा सेना का जवान जब उसको न्याय नहीं मिल पा रहा इस उत्तर प्रदेश शासन में, वो बेचारा जब उसको न्याय नहीं मिला, अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर के पुलिस स्टेशन से बड़े अधिकारियों के पास दर दर भटकना पड़ा, पुलिस कमिश्नर के पास गया वो, लेकिन तब भी उसे सुनवाई नहीं मिली। अंत में उनकी जो है कंपनी कमांडर ने आदेश दिया कि भैया एक काम करो, हम लोग खुद ही जाकर के न्याय लेने का काम करेंगे। और 60 हमारे आईटीबीपी के जवान जाकर के पुलिस कमिश्नरेट कानपुर को घेरने का काम करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में आप बताओ, जब एक जवान को न्याय नहीं मिल सकता है, उसकी मां का हाथ कट गया, उसको न्याय नहीं मिल सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि सामान्य आदमी के साथ क्या हाल होगा। आज के समय में आशीष भाई किसी थाने पे चले जाओ, सारे के सारे थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। किसी थाने पे चले जाओ, आपको बगैर पैसे का काम हो जाए तो जो कहना मैं हार जाऊंगा। ये हालत उत्तर प्रदेश की आज के समय में हो गई है। अब बात करें महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, पुलिस कस्टडी में डेथ में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा जातिगत आधार ठीक है चंचल जी, आपने अपनी बात रख ली। अब मैं जरा आशीष जी से सवाल कर लेती हूँ। आशीष जी, अभी आप पूछ रहे थे कि किस बेसिस पर आप लोग बोल रहे हैं कि हम आएंगे, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम महंगाई के मुद्दे पर बोल रहे हैं। जिस तरीके से जनता भी त्रस्त हो गई है महंगाई से, हम भ्रष्टाचार के लिए बोल रहे हैं, और इसी के साथ साथ तमाम चीजों को, चाहे वो पेपर लीक हो या फिर अभी जिस तरीके से वो हाथ कटने वाला मामला सामने आया था, उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। इस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि हम जैसे ही उत्तर प्रदेश में आते हैं केंद्र की सरकार चली जाएगी। अच्छा, आप बता दीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी लगभग रोज एक पीसी करते हैं, ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी लगभग एक होती है। किस दिन उन्होंने महंगाई पर बात करी, किस दिन उन्होंने बेरोजगारी पर बात करी? उनका तो एक पीडीए को लेकर वो बात करते हैं, और वो पीडीए जो इनका पीडीए आज तक ये बता नहीं पाए कि इनके पीडीए में है कौन कौन। और अब तो जो इनका बेस वोट है मुस्लिम, वो इनके खिलाफ हो चुका है। तो मुझे तो इस बार जो लग रहा है कि 27 में ये 27 ही विधायक आ जाए इनके, तो इनके लिए बड़ी बात होगी। बाकी आप खुद बताइए ना, 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो लगातार प्यार दे रही है, लगातार सरकार में ला रही है। तो झूठ बोलने के लिए हम कुछ भी कहते कि नहीं यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर वो दिक्कत है, लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत होती तो वो जनता हमको चुनने का काम नहीं करती, पहली बात। तो फिर आपने सच्चाई से आंखें मूंद ली हैं क्या? क्या बिजली की समस्या नहीं है इस वक्त? है या बिजली नहीं की समस्या कहा? नहीं, बिजली की समस्या आपने, फिर आप, मुझे नहीं पता है कि आपने वो दौर देखा है कि नहीं देखा है कि जब रोस्टिंग होती थी एक हफ्ते दिन में मैं उस दौर की, मैं बीते हुए कल की बात नहीं कर रही हूँ, अभी आप लोगों की सरकार है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या बिजली की समस्या है या नहीं? क्या गैस सिलेंडर चाहे ये हो फिर या फिर पेट्रोल या डीजल सीएनजी के क्या दाम नहीं बढ़ रहे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप मेरी बात को जनता तक पहुंचने देंगे, क्योंकि जनता तो समझदार है, वो जानती। आप अगर गैस और पेट्रोल की बात कर रही हैं तो जरा आप देख लीजिए कि गैस और पेट्रोल के दाम किन कारणों से बढ़ रहे हैं। क्या ये कोई घरेलू कारण है या ये कोई वैश्विक कारण है? पहली बात, क्या ये जो अमेरिका, इजराइल और इराक का जो ईरान का युद्ध चल रहा है, क्या ये उसकी वजह से नहीं है? क्या ये जल डबरू बद्दे की वजह से नहीं, हार्मोज स्ट्रेट की वजह से नहीं है? और क्या पेट्रोल और गैस की जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ भारत में है? क्या पूरे विश्व में किसी और देश में नहीं है? क्या भारत में जो 3 रुपए और 4 रुपए अगर पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, वो भी युद्ध के 2 महीने बाद, जब से युद्ध शुरू हुआ है, आप उठा के जो आप 3-4 रुपयों की बात कर रहे हैं, वो जो चेन है ना, वो हर किसी से जुड़ी हुई है। अगर ये महंगा होगा तो हर एक चीज महंगी होगी। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो उससे तो हर एक चीज पर फर्क पड़ रहा है। मुझे पता है, लेकिन मुझे आप अलाउ करें कि मैं अपनी बात पूरी कर पाऊं।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये भारत में नहीं बढ़ रहे हैं और उसके पीछे कोई घरेलू कारण नहीं। पहली बात तो एक ये नोट करिए, इसमें सरकार की वजह से दाम नहीं बढ़ रहे हैं, ये एक वैश्विक संकट है। और यहाँ पर जितना दाम बढ़ा है, आप उठा के देख लीजिए, अमेरिका, चाइना, ठीक है, रशिया वो और जितने वैश्विक और। संकट है, तो अब बिजली क्या है? सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिजली ये है कि आपने मेरी बात काट दी थी, आप मुझे प्लीज मेरी बात पूरी कहने दीजिए। बिजली का मामला ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय एक हफ्ते दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ते रात में आती थी। क्या उस रोस्टिंग व्यवस्था से हमको निजात नहीं मिली है? और बिजली संकट की आशीष बात जी, क्या है, क्या यहाँ कंपैरिजन करना पर छोड़ दीजिए। उन्होंने वो हरकत की इसीलिए वो सत्ता में नहीं है। आप आप मुझे सवाल तो अगर आपसे करेंगे ना, आप टोकेंगे? सत्ता में है, सवाल तो आपसे होगा। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने ऐसे अंधकार में रखा, इसलिए जनता ने हटा दिया उन्हें। उन्होंने उम्मीद तो आप मुझे आपसे की थी पूरी ना, आप उजाले में रखेंगे। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं अगर आप पूरी मुझे बात ही सुन सिर्फ रही हूं, आप ट्रैक से आप भटक जा मुझे रहे हैं सर। 40 सेकेंड, आप ट्रैक से 40 भटक जा सेकेंड रहे हैं। मुझे। अरे चंचल मैं जी, नहीं आ रही हूं भटक आपके रहा हूँ, मैं पास। जो बताना चाह रहा हूँ आप वो सुन लीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी आ रही के चंचल समय जी। में एक तो हमने रोस्टिंग की व्यवस्था खत्म करी, पहली बात। ठीक है, हम यहाँ पर प्रॉपर लाइट दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पीएम सूर्य घर जो हमारी योजना है, उसके तहत में सोलर का जो हमने जितना यहाँ पर काम किया है, सोलर के माध्यम से आज बिजली संकट पर हम बहुत ज्यादा काबू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अब 100% हम बिल्कुल अमेरिका हो गए, या अमेरिका में भी लाइटिंग कटती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक महासंकट था बिजली का, आप मुझे बता दो क्या कि अगर, और कंपैरिजन क्यों नहीं होगा, सरकारों का ही कंपैरिजन होता है। उनकी सरकारों ने क्या किया और हमको जब मौका मिला हमने क्या किया, तो ये कंपैरिजन तो होगा ना कि हमारे समय में हम क्या कर रहे थे। बिजली पर हमने इतना बड़ा काम किया है, सोलर के माध्यम से, पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से। लगभग आज आप देखो कि बिजली की जो व्यवस्था है उस पर हम बहुत हद तक हमने काबू पाया है। हाँ, थोड़ी मोड़ी अगर लाइट कभी जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि बिजली का महासंकट हो गया है। आज इतनी भीषण ठीक गर्मी है, पड़ रही ठीक है है, आशीष जी। और उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी शायद आप नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि आप इस वक्त एक उजाले वाले कमरे में हैं, एसी लगा हुआ है। इस प्रचंड गर्मी में एसी के अंदर आप बैठे हुए हैं। अगर लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर है, लेकिन वो मध्यम वर्गीय परिवार से पूछे कि इस वक्त वो कैसा अपना जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गया। चंचल जी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, आसिफ भाई जो है कहे कि हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया। अब ये तो बता रहे हैं कि एक सप्ताह लाइट नहीं आती थी सपा शासन में। अब मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब वो आप डेटा निकाल लेना, आप खुद अपने दर्शकों को सही बात बता देना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आसिफ भाई से कि आपने पिछले 9 सालों में एक भी कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया हो? समाजवादी पार्टी के शासन में 2012 से 17 तक आपको मैं गिनाता हूं, एटा के मल्लावा में 2x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया 1320 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा जो है आपका कानपुर के पनकी में 2x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ओबरा में, ओपरा डी में आपने देखा, ओबरा में 2x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। और इसके अलावा अनपरा डी में आपने देखा होगा कि 2x550 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा अंबेडकर नगर में जो है 2x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा कम से कम 7 से 8 जगह पावर प्लांट को एक्सटेंशन करने का काम और लगाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, कि जिससे गांव में, पहले गांव में जो बता रही है, उस बहुत पहले बीजेपी और बसपा का जो शासन हुआ करता था उस समय गांव में लाइट नहीं आती थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस समय 16 से 18 घंटा गांव में, 22 से 24 घंटा शहरों में लाइट देने का काम समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ था। और आज फिर 10 साल बाद हम लोग कहां खड़े हैं? आज गांव में 4 से 5 घंटे लाइट आ रही है, किसके शहरों में 12 से कार्यकाल 14। में, किसके टेन्योर में कितना काम हो, जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं। चंचल जी, मुझे साफ बस एक चीज आपसे जाननी है। जो इतना बड़ा दावा आप लोग कर रहे हैं, आने का दावा कर रहे हैं कि हम लोग अब जो है 2027 के चुनाव में विजय होंगे, हम यहाँ आएंगे तो केंद्र सरकार गिर जाएगी। मुझे अभी भी आपका बेस समझ में नहीं आया, आप किस बेसिस पर बोल रहे हैं? आप क्या 2024 में जो लोकसभा में आपने एक प्रचंड जीत हासिल की थी, क्या उसके बेसिस पर बोल रहे हैं? अगर उसके बेसिस पर बोल रहे हैं तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। निश्चित तौर से लोकसभा से ज्यादा बड़ा अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि बीजेपी में योगी जी से
जनता त्राहिमाम है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है। हमारे यहाँ, मैं आजमगढ़ जिले में हूँ, हमारे यहाँ देवारांचल का गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया। दोबारा सर्वे हो रहा है मैडम गन्ना किसानों का, वहां पे अर्ली और जनरल रिजेक्ट के नाम पे बेईमानी हो रही है। इसके अलावा गांव में लाइट नहीं आ रही है। हमारा जो इलाहाबाद और प्रयागराज से लेकर के कानपुर, लखनऊ में जो हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं दिल्ली तक, उन बच्चों का भविष्य अधर में। वो कहते हैं, हम लोग से मिलते रहते नौजवान साथी, कि चंचल भैया हम लोग पढ़ाई करें तो करें क्यों? क्योंकि ये सरकार केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब दे रही है, और जो सरकारी भर्तियां आ रही है उसमें बेईमानी हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में मैडम ये कमीशन खोरी की जॉब जो है, किस तरीके से सरकार के पास कमीशन पहुंच रहा है। अभी अगर आप बात कर लो, चाहे हमारा लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी, चाहे आपका जो है बिजली के क्षेत्र में हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां, जो लोग पैसे दे करके नौकरियां ले रहे हैं, एक एक नौकरी बिक चुकी है, एक एक नौकरी बिक चुकी है सरकार में मैडम। और अगर सैलरी किसी भी संविदा कर्मचारी की 12,000 रुपए है, वो कंपनी 20,000 रुपए खा रही है, 8,000 किसकी जेब में जा रहा है? ये कई सारे वाजिब सवाल है। आज के समय में जो नौजवान साथी इलाहाबाद से लेकर के, लखनऊ से लेकर के अलग अलग शहरों में पढ़ाई करता है, उस बेचारा 10 से 15 महीने का खर्च कर रहा है, और उसको नौकरी कितने की मिल रही है? 10 से 12,000 रुपए महीने की। आप कल्पना करो उसका भविष्य कहां पे है। अकेले रेलवे में मैडम 17 लाख एम्प्लॉय थे 2014 में, आज 11 लाख बचे हैं। आप कल्पना कर लो कि इस देश का कितना बंटाढार कर दिया मोदी जी ने। मोदी है तो संकट है। आपने वादा किया 2022 में गंगा साफ हो जाएगी, गंगा साफ नहीं हो। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों की आय की दुगनी करने के बजाय किसानों की लागत दुगनी हो गई। आपने वादा किया था कि 2022 तक हर गरीब को छत मिल जाएगा, वो छत ही नहीं मिलेगी, उस घर में नल होगी, उस घर में टोटी होगी, उस घर में पानी होगी। आपने देखा होगा गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों की कितनी भयावह स्थिति आ रही है। हम लोग जो वीडियो देखते हैं तो हम लोग का कलेजा जो फाट उठता है कि बताओ किस तरीके से जो है ये सरकार में जो गुजरात मॉडल लेके मोदी जी आए थे, आज उस गुजरात में महिलाओं को जो कुएं में जो अंदर जाकर के अपने जान की बाजी लगा करके पानी निकालना, एक दो गिनत एग्जाम्पल है। आप सोचिए, तो जिन लोगों ने गुजरात मॉडल लेके आए थे, अब यूपी मॉडल को प्रोजेक्ट करते हैं। यूपी मॉडल में मैं पूछना चाहता हूं आशीष भाई से कि लखनऊ के अंदर कोई एक काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो, एक कोई काम। अगर आप याद करो सपा शासन में, तो डायल 100 की बिल्डिंग से लेकर के सिग्नेचर। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि योगी जी से जो है वो उत्तर प्रदेश की जो जनता है बड़ी त्रस्त है, और बड़ी कमाल की बात है कि पूरे भारत में जहां पर भी चुनाव होता है किसी भी राज्य में, वहां सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो योगी जी की होती है। योगी जी जिस राज्य में प्रचार करने जाते हैं वहां प्रचंड जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और जहां माननीय अखिलेश यादव जी जाते हैं वहां पर जितनी पिछली बार सीटें मिली थी इंडिया गठबंधन को, आप बिहार में उठा के देख लीजिए तेजस्वी यादव का क्या हाल हुआ, आप ममता बनर्जी को बंगाल में उठा के देख लीजिए, जहां जहां पर भी अखिलेश यादव जी के पांव पड़े हैं वो बिल्कुल धंसा के रख दिया है, धरती धंस गई वहां पर। इतनी बुरी कंडीशन कभी भूतकाल में हुई नहीं थी उन पार्टियों की। और वहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, और उनकी डिमांड होती है हर राज्य के अंदर में। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनसे जनता त्रस्त है। जनता उनसे नहीं त्रस्त है, उनसे विरोधी त्रस्त है, उनसे विपक्ष वाले त्रस्त है कि इस आदमी को कैसे भी करके हमको हटाना है। ठीक है आशीष जी, देखिए जीत की लहर आपकी तरफ है, लेकिन असल मुद्दों से आंखें मूंद लेना ये भी गलत बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चंचल जी, आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।